मेरा नाम है डॉक्टर ललित। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नई वीडियोस मिलते रहें और पता लगता रहे। टेट मैथमेटिक्स का ये सेशन है, मैराथन सेशन होगा 2 घंटे का। ये क्लास 2 घंटे का, जिस 2 घंटे में आप सभी क्वेश्चंस को जो सी टेट में हमने आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को लेंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे और चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं सेशन की और लेते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन है, ये 2019 के क्वेश्चन पेपर को पहले रखा गया है जो दिसंबर में हुआ था। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है कि 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार व्यूओं में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहूंगा जवाब मिले आप लोगों का क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं चीज़ों का जवाब आप किस तरह से निकालते हैं। और मैं आपकी ज़रा कमेंट सेक्शन को ओपन कर लेता हूँ जिससे कि मुझे आपके कमेंट्स आसानी से मिल जाए। क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, आयत, तन, क्षेत्रफल, लंबाई, क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। इनमें से कौन से ऑप्शन को आप चूज करना चाहेंगे? चलिए देखते हैं, शुरुआत हो गई है। तो मैं चाहूँगा जवाब आप लोगों के मिले और जल्दी से हमें सभी जवाबों के सवाल आपके मिलते रहें। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर शुरुआत हुई है जवाब की। तो देखते हैं, आयत का कोई संभव टाइलों में संभव व्यू में व्यवस्थित करने की बात हो रही है। तो इस कार्य को निम्नलिखित में से कौन सी गणित अवधारणाओं से संबोधित किया जा सकता है? ये सवाल आपके सामने है। इस सवाल का जवाब आपको देना है और चलिए शुरू करते हैं सवाल का सिलसिला और देखते हैं क्या जवाब आप लोगों का यहाँ आ रहा है ABCD के रूप में। ओके, ओके, तो शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए, अगर मैं सवाल की बात करता हूँ, कक्षा 4 का एक छात्र था जो कार्य दे गया, उसको 25 टाइल्स को लगाना था। अब देखिए, अगर वो 25 टाइल्स को आयताकार व्यू में रचित करेगा। हेलो सौम्या, तो आप क्या समझते हैं? एक मोटी सी बात देखो, क्या समझने की बात छोटी सी है। क्या कभी किसी आयताकार वस्तु का आप आयतन निकाल सकते हैं? व्हाट जो नहीं निकाल सकते, क्योंकि आयताकार वस्तु का आयतन नहीं निकलता। आयतन किसका निकलता है? घनाभ का, 3D शेप का। लेकिन यहाँ पर तो 3D शेप ही नहीं है, यहाँ पर तो 2D शेप की बात हो रही है। तो यानी आयतन तो आप निकाल ही नहीं सकते, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपको सही जवाब के रूप में मानना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्षेत्रफल निकाला हमने, 5 × 5 में टाइल्स लगाई तो 25 इसका क्षेत्रफल हो गया। 5 × 5 25 होता, फैक्टर हो गया। और अगर आपने एक टाइल्स की बात कर दी 5 × 5 तो उसका परिमाप 20 हो गया। तो आप सभी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 2, प्याजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानना है। 1, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। 2, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। 3, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। या 4, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। तो देखिए, अगर हम प्याजे की बात करते हैं तो प्याजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको दिया था, जिसमें 4 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई थी। ये आप जानते हैं, 4 अवस्थाओं के बारे में आपसे बात हुई थी। और 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी शायद आप जानते भी होंगे। तो पहली थी सेंसरी मोटर स्टेट, दूसरी थी प्री ऑपरेशनल, तीसरी थी ऑपरेशनल और चौथी थी फॉर्मल। इसको आप बोलते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये 4 अवस्थाएं थी। तो इसमें अवस्था में इस तरह से 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष से अब 15, इस तरह से 4 अवस्थाएं थी, जिसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और गति संवेदी संक्रियात्मक अवस्था थी। उन्होंने कहा था बालक इन 4 अवस्थाओं में गुजर कर धीरे धीरे सीखता, पहले वो इस अवस्था की चीज़ सीखेगा फिर इसकी। तो वही आधार है प्याजे के प्रस्ताव का
कि भाई अगर प्याजे आपको बताया जा रहा है तो प्याजे का वही मतलब है कि कौन सी चीज आयु के अनुसार, अवस्था के अनुसार पहले आती है, ये सवाल था। तो देखो समझने की कोशिश करना, ये तो मैंने आपको डिटेल समझा दिया है। क्या समझना कि भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के, यानी बालक पहले भार को सीखता है या संख्याएं सीखता है, बस इतना सा बताओ। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले वो नंबर्स को लर्न करता है, पहले वो संख्याओं को सीखता है। भार तो बाद में आता है ना, दूसरी और तीसरी क्लास में। तो पहले संख्या सीखता, तो ये तो गलत हो गया। लंबाई पहले पढ़ना सीखता है कि संख्या, आपने कहा सर संख्या, तो ये भी गलत है। भार पहले सीखता है कि आयतन, आपने कहा सर भार, क्योंकि आयतन तो कक्षा 5 के बाद सिखाया जाता है, 5 में उसकी संकल्पना दी जाती है, उसके बाद वो सिखाया जाता है। यानी भार पहले पढ़ाया जाता है, आयतन बाद में आता है। आयतन पहले नहीं पढ़ाया जाता द्रव्यमान से, यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब था। क्लियर है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत बढ़िया। एक और लेते हैं सवाल आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके समक्ष। वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं की ओर संकेत करते हैं वह कौन सी हैं? ए ज्यामिति चिंतन, 2 भिन्न, 3 संख्या की संकल्पना, या 4 स्थानीय मान। इनमें से किस संकल्पना की तरफ वो जिक्र करते हैं ये आपको बताना है। तो मैं चाहूंगा जवाब मिले और अच्छे से आप जवाब देते रहे, बिना किसी रुका, बिना किसी झुके। तो वॉन हेले के स्तर की हम बात कर रहे हैं। तो वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं की ओर संकेत करते हैं। तो देखो वॉन हेले के बारे में मैंने आपको पहले से भी समझाया हुआ है। वॉन हेले हमारे नीदरलैंड वाले भाई साहब थे, नीदरलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने अपना डिजिटेशन यानी थीसिस को सबमिट किया और उस थीसिस का नाम था ज्योमेट्री लेवल ऑफ थिंकिंग। यानी ज्यामिति चिंतन के स्तर। उन्होंने इस संकल्पना को मजबूत किया था। उन्होंने ज्यामिति की संकल्पना का चिंतन दिया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। भिन्न के बारे में बात नहीं हुई, इसके बारे में बात नहीं हुई, संख्या के बारे में बात नहीं हुई, बात हुई थी ज्योमेट्री लेवल ऑफ थिंकिंग यानी ज्यामिति चिंतन के स्तर के बारे में। अब ये ज्यामिति स्तर में जो थे उन्होंने टोटल मिलाकर 0 से लेकर 4 लेवल बताए थे, 0, 1, 2, 3, जिसमें 0 लेवल था मानसिक यानी चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन। दूसरा था विश्लेषण। तीसरा यानी थर्ड लेवल, जिसको लेवल नंबर 2 बोला गया, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। तो ये 0 से 4 लेवल उन्होंने बताए। हेलो बाबुल यादव, कैसे हैं आप? तो 0 से 4 लेवल उन्होंने बताए, यानी टोटल मिलाकर के 5 लेवल थे जो उन्होंने बताए, और इसी के आधार पर आपने दिया जवाब। तो राइट ऑप्शन क्या था? राइट ऑप्शन था ज्यामिति चिंतन। और किस लेवल पर क्या होता है वो मैं आगे वाले सवालों में आपको क्लियर करता रहूंगा। एक जगह एक निम्नलिखित समुच्चयों में, समुच्चय का मतलब क्या होता है? जो भी ग्रुप्स हैं, जो सेट्स दिए हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? ए विवेचन करना, चर का प्रयोग करना या प्रतिरूप देखना। दूसरा कंठस्थ करना, अनुमान लगाना, या फिर परीक्षण करना, चित्रांकन करना। प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, या चित्रांकन करना, पीछे से हल करना या रट लेना। इनमें से कौन सा ऑप्शन बाबुल आए हैं तो आतंक मचेगा, उत्तर देने में आतंक मचेगा, और वो दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। यानी विवेचन करना यानी रीजनिंग करना, थिंक करना, चर का प्रयोग करना, यूज ऑफ वेरिएबल्स, और प्रतिरूप मींस टू सी दी पैटर्न्स। तो ये सब काम क्या है? गणित में प्रश्न हल करने के कौशल हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है कंठस्थ करना, रट लेना। ये गलत है। एनसीएफ मना करता है ना इन चीजों को कि ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही जवाब है इस प्रश्न का। वन मोर क्वेश्चन, ये रहा। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे 0.3 इंटू 0.2 इजिकल टू 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन सबसे ज्यादा उपयुक्त है? शोभा गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा है? 1 संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, डाइनिस ब्लॉक, या फिर टेलर का गिनतारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। तो देखो दशमलव की संख्याओं की गुणा करने के लिए हम अगर संख्या चार्ट की बात करते हैं तो संख्या चार्ट जनरली संख्याओं को प्रदर्शित करने का एक चार्ट है, हालांकि भिन्न को प्रदर्शित करने का संख्या चार्ट अलग होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे।
डाइस ब्लॉक क्या होता है? कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिन ब्लॉक्स के आधार पर बच्चा अपनी गिनती की संकल्पना को पूरा करता है और वहां पर वो गिनती गिनना सीखता है और स्थानीय मन की संकल्पना को मजबूत कर लेता है। टेलर का गिनतारा क्या है? टेलर का जो अबेकस है वो थोड़ा सा स्टाइलिश है, यानी वो कुछ इस तरह का अबेकस होता है जिसके अंदर 2 ब्लॉक होते हैं और यहाँ पर कुछ रोड्स होती हैं जिनमें कुछ बॉल्स लगे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 2 बॉल यहाँ पर। तो ये हाई लेवल का गिनतारा है, अबेकस है, जिसमें आप साथ में डेसिमल नंबर की भी मल्टीप्लिकेशन या कुछ कर सकते हैं। बात करते हैं ग्राफ पेपर, इसको बोलते हैं ग्रिड पेपर भी बोल देते हैं, ग्राफ पेपर भी बोल देते हैं। तो बच्चों को इस संकल्पना प्रदर्शित करने के लिए कि 3 गुणा 2 ये होता है, तो हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। मैं छोटा सा ग्राफ पेपर आपके सामने बना रहा हूँ जिससे कि सवाल में कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि ये बड़ा बनता है, 10 बाई 10 का ग्रिड पेपर होता है। तो बच्चा क्या करता है, दशमलव की संख्या जैसे 3 है ना, तो 3 खाने इधर से चूज कर लेगा, 2 हैं 2 खाने इधर से चूज करेगा, वो सबको काट देगा ऐसे करके, ऐसे, यानी एक एक खाने को सबको, वो 3 3 थे ना, सबको क्रॉस कर देगा, ऐसे कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या करेगा, इधर से 2 खाने, तो 2 खाने इधर से काटेगा पूरे पूरे ऐसे करके, समझ रहे हैं आप? तो इधर से ये खाने काटेगा। अब वो क्या करता है, वो काउंट करता है। प्रणाम संजय, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं आपके संजय जी, हालांकि अब रेगुलर रहते हैं लेकिन आज बहुत दिनों बाद मुझे मिले हैं। तो देखो यहाँ पर देखा उसने 1 2 3 4 5 6 खाने ऐसे थे जिनमें 2 बार क्रॉस लगा, 2 बार दशमलव। तो इस गुणा को सिखाने के लिए सबसे अच्छा ग्रिड पेपर या फिर आप ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हैं। राइट ऑप्शन था ग्राफ पेपर। एक और सवाल, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? 1, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, या कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, यानी फोकस ऑन द प्रोसीजर नॉलेज। तो आप इस सवाल का जवाब क्या देना पसंद करेंगे? सवाल आपके सामने है और मैं चाहूंगा जवाब आपका मिले, ठीक है ना? तो लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगा जवाब मिलता रहे और आपके जवाब लगातार आते रहें। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलने लगे हैं ABCD के रूप में। सी ऑप्शन बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब पहचाना आपने, क्योंकि NCF कहता है कि बालक से जब भी आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसका अनुभव प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। NCF 2005 कहता है कि बालक के अनुभव से जोड़कर, उसकी दैनिक जीवन की क्रियाओं से जोड़कर उसको पढ़ाओगे तो वो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम कैसा होता है? छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव पर डिपेंड होता है। बिल्कुल, हाँ मुझे पता है, मुझे याद है संजय, आप हमेशा क्लास में रहते हैं, आई नो, मैं आपके हमेशा कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि यू आर टू रेगुलर। एक और, गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? हम गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने की बात करते हैं, हमें मैथमेटिक्स को इफेक्टिव बनाना है, तो कौन सी विशेषता सही नहीं है? 1, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित होना। 2, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। 3, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। या 4, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है इस सवाल का। लेट्स सी, ABCD के रूप में आपका जवाब, बस एक थोड़ा सा जल्दी से दीजिएगा जवाब, मैं चाहूंगा आपका मिले मुझे। तो देखो, समझने की कोशिश करना, पेडागोगी सेशन है, अच्छा सेशन है, कि छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित होना बिल्कुल सही बात है, एकदम ओके, क्योंकि उसने बोला नहीं है, आपको नहीं ढूंढना है। प्रतिदिन के साथ संबंध स्थापित होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। एक ही संकल्पना को विभिन्न शिक्षण विधियों के, बिल्कुल सही बात है, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अगर आप किसी एक संकल्पना को क्लियर कराना चाह रहे हैं वो नहीं क्लियर कर रहा है तो आप डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, यानी राधे राधे, कैसी हैं आप आकांक्षा? तो आप सपोज एग्जांपल, मैं आपको नई चीज पढ़ा रहा हूँ इस समय, और नई चीज पढ़ाते समय मैं उस नियम का कठोरता से पालन करूँ टाइम का, कि नहीं भाई
अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है, अब मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा पढ़ाने का समय पूरा हुआ। अब जितना भी संकल्पना बचा है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो बालक जितने भी होंगे ना वो अपनी संकल्पना को भी खो देंगे, है ना। तो प्रॉब्लम है ना, तो थोड़ी सी इस बात का हमें ध्यान रखना है और चीज़ों को बस समझना है, तो आपके सवाल एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप कि आप नई संकल्पना का परिचय देते समय कभी भी नियम का कठोरता से पालन नहीं करेंगे। ओके, दैट्स वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही आपने पकड़ा, बहुत बढ़िया समझे। एक और सवाल, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी योजना नहीं है। अब देखो, ये हर बार सीटेट में जिस तरह के सवाल आते हैं उन सवालों में नहीं वर्ड जरूर लगा होता है, क्योंकि हम तो हाँ वाले पढ़ते हैं, वहाँ नहीं वाला आता। इस सवाल का जवाब देखूंगा कौन मुझे सही देगा। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 2, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। नंबर 3, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर स्थापित किया जा सके, या विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं जवाब की बात करता हूँ, सवाल की बात करता हूँ, तो आपका जवाब सही हो सकता है, लेकिन आपको सही जवाब देना होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सब लोगों का मुझे मिलेगा, मुझे इतना उम्मीद है। जो दोस्त मेरे ऑफलाइन वीडियो देख रहे होंगे उनको भी सी मिल रहा होगा, लेकिन ये जवाब गलत है। अफसोस, ये गलत जवाब आपने चूज किया, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, द ऑप्शन नंबर 2। आप समझिए सवाल की फीलिंग को, तब सवाल को करने की कोशिश करेंगे। सवाल की फीलिंग को समझो, क्या कहना चाहता है सवाल आपसे। सवाल में था, पहले प्रश्न को पढ़ो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई हमें रटने वाली चीज़ों में अंतर स्थापित करना आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा सवाल पर। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने, अब मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चों का प्राथमिक स्तर पर, कौन सी योजना सही नहीं है। अब जब इवेल्युएशन आप करते हैं, जब आप मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन करते समय आप याद रखिएगा मूल्यांकन का ब्लूप्रिंट होता है क्वेश्चन पेपर। यानी क्वेश्चन पेपर क्या होता है, यानी प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र उसका होता है बेस। तो आप जब प्रश्न पत्र बनाते हो तो क्या करते हो, आप कैसे ऑप्शन रखते हो। सीटेट में कैसे ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक से अधिक उत्तर प्राप्त हो ऐसे हम कार्यों की विकल्पना करते हैं, जिससे बच्चा सोच समझ कर उत्तर लिखे। दूसरा, हम ऐसे सवाल देते हैं, अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, हमें पता लग जाए कि बच्चा रट के बोल रहा है या याद करके बोल रहा है। कई बार आपने देखा होगा, बच्चे से आपने पूछा अच्छा बताओ नाउन की डेफिनेशन क्या है, तो बच्चा क्या बोलेगा, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन ऑफ द प्लेस। छत की तरफ देखेगा और बोलेगा इस डेफिनेशन को, तो आप समझ जाते हो रट के लिखा है, रट के बोल रहा, बोले समझ के बोलो। तो आप जब भी क्वेश्चन पेपर करेंगे, जब भी मूल्यांकन करेंगे, तो इस चीज का हमेशा मूल्यांकन रखेंगे कि बच्चा रटने वाली और समझने वाली संकल्पनाओं में अंतर स्थापित करके सीख पाए। विद्यार्थियों को त्रुटि का जानकर उनके तर्क का विश्लेषण करेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे आप बताओ, ऐसे कितने एग्जामिनेशन आपने दिए हैं जहां पर मास्टर जी ने कहा और बच्चे बोले आओ भैया आओ, आओ भाई आओ बहनों, पेपर देने चलते हैं और ग्रुप में काम करेंगे, समूह में बैठ के पेपर देंगे। ये रहा क्वेश्चन पेपर, भाई टिल्लू तू इस वाले क्वेश्चन को कर, बिल्लू तुम इसको करो, हर प्यारी तुम इसको, राम प्यारी तुम इसको, खचड़ू तुम इसको, रामलाल तुम इसको। क्योंकि हमें तो पता है कि जब भी इवेल्युएशन करने की योजना बनाएंगे समूह में कार्य कराएंगे। क्या कभी समूह में पेपर दिया है आपने? हाँ जी, बात समझ में आ रही है? यस के नो? ओके, ओके। ओके, तो बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? भाई हो तो मुझे बताते रहना। आगे बढ़े, एक और देखते हैं, और एक सवाल और। अब समझ में आ गया होगा सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन है 18 से ही 1/4
18 सही 3/4 है ये, 18 सही 3/4, 18 से 3/4, 18 से 3/4 की हम बात कर, इसमें कितने चतुर्थांश है ये आपको बताना है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, जब तक आंसर दीजिएगा। ओके, तो बात समझते हैं और जवाब चाहते हैं क्या मिलेगा, देखेंगे जवाब। 18 से ही 3/4 की मैं बात कर रहा हूं, तो 18 से 3/4 में देखो कितने चतुर्थांश कौन होता है, 1/4 है ना। तो 1/4 ये रहा, यानी 18 × 72 + 3 75/4 में कितने 1/4 है, तो 1/4 का डिवाइड तो करोगे, 75/4 मल्टीप्लाई बाय 4/1, दैट इज 75 इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, बहुत बढ़िया से आप जवाब दे रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। एक स्कूल में आधे बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं और 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। आपको आगे बताना है कि इसमें देखो, इस सवाल को करते हुए हम बहुत टूट पड़ते हैं चीज़ों पर, और टूट इतने पड़ते हैं कि हम सवाल को जो है ना फिर तरीके से करने की कोशिश करने शुरू कर देते हैं। तो सवाल को ढंग से समझिएगा तब करिएगा। 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। तो इस सवाल को ढंग से पढ़ने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। मुझे सवाल आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है, तो समझते हैं। तो इस सवाल में जनरली हम क्या करते हैं, हम सभी चीज़ों को लागू करने की कोशिश कर देते हैं कि हम इसमें वॉलीबॉल वाले भी निकालेंगे, टेनिस वाले भी निकालेंगे, शतरंज वाले भी निकालेंगे, तैराकी वाले भी निकालेंगे। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बस सवाल को ढंग से पढ़ो, समझो। उसने कहा वॉलीबॉल खेलते हैं 1/4 छात्र, जो 160 के बराबर है, तो 1/4 किसके बराबर है, 160 के। तो अगर हम पूरे छात्रों की बात करें तो 160 मल्टीप्लाई बाई 4, तो टोटल छात्र हो गए 640, है ना। तो कुल विद्यालय में जो बच्चे हैं, स्कूल में जो बच्चे हैं वो 640 हैं। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ देखें, उसने बोला कि कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज खेलने वालों की अगर मैं बात करता हूँ, बफरिंग हो रही है, नहीं बफरिंग तो सही चल रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो एकदम ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शतरंज की अगर हम बात करते हैं तो शतरंज के कितने थे, 1/16, तो 640 का 1/16 शतरंज खेलता है, 16 चौके 64, तो 40 बच्चे शतरंज खेलते हैं। तो सीटेट ने ये सवाल बड़ा घुमा कर दिया था, जिसको आप आसानी से कर सकते, 10 का 40, बहुत बढ़िया शोभा। इज इट क्लियर नाउ, समझ में आ गया ये सवाल भी आपको, तो बहुत बढ़िया। एक और लेते हैं फिर, चलिए। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की तरीक इस प्रकार चित्रित की गई है, पत्र का भार 20 ग्राम या उससे कम 5 रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपए। पार्सल का भार 50 ग्राम या उससे कम 5 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपए का एक्स्ट्रा। तो दीपा 2 पार्सल क्रम से 250 ग्राम और 300 ग्राम के दो पत्र क्रम से 20 ग्राम और 35 ग्राम के भेजना चाहती है। उसे कितना डाक शुल्क देना होगा, सवाल ये है। यानी दीपा गोज टू पोस्ट ऑफिस टू सेंड लेटर एंड पार्सल बाय पोस्ट। द postage rates are depicted as follows: 20 grams or less 5 rupees, for each additional 20 grams 2 rupees additional charge. Then for parcel 50 grams or less is 5 rupees, and for that particular thing is less than 2. तो यहाँ पर देखते हैं सवाल का जवाब क्या मिलता है आप लोगों को, और देखते हैं आपका जवाब क्या है। ओके, तो मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ।
क्योंकि खांसी हो रही थी, पानी यहाँ अवेलेबल नहीं था, मैं ऐसे ही पढ़ाने बैठा आप लोगों को। फिर शुरू करते हैं कहानी दवाई के साथ। जल्दी से शुरू हो जाओ, मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप तेजी के साथ, जिससे कि सवाल आसानी से समझ में आ जाए हम लोगों को भी, और आप भी इस सवाल का जवाब आसानी से कर पाएँ। ओके, तो शुरू हो गई ये कहानी आप लोगों को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा सवाल का क्या मीनिंग था। तो दीपा एक डाकघर में पत्र पार्सल डाक भेजना चाहती है। डाक की दरें ऐसे थी, 20 ग्राम उससे कम 5 रुपए था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई 20 ग्राम के लिए 5 रुपए था, तो हमने 2 लेटर देखे, एक लेटर था उसका 20 ग्राम का, एक था 35 ग्राम का। 20 ग्राम का एक लेटर, 35 ग्राम का एक लेटर, 20 ग्राम तक के लिए 5 रुपए थे। वहीं अगर हम बात करते हैं आगे 20 ग्राम के आगे जैसे ही वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, 20 ग्राम के लिए एक और बाकी के लिए अलग से, तो 5 इसके लिए लगा, क्योंकि अतिरिक्त प्रत्येक 20 ग्राम के लिए 2 रुपए थे, 2 ही हो गए। तो इस लेटर में 5 रुपए, इस लेटर में 7 रुपए लगे, तो टोटल लेटर को भेजने में कितने रुपए लगे, 7 और 5 12 रुपए। तो लेटर को भेजने में लगे 12 रुपए। ठीक है, बात करते हैं पार्सल की। पार्सल था, एक था 250 ग्राम का, एक था 300 ग्राम का। 250 ग्राम में से 50 ग्राम एक तरफ निकाला, बचा 200 ग्राम, तो उसको भी मैंने ऐसे लिख लिया 50 50 50 और 50। क्यों, क्योंकि पहले 50 ग्राम के लिए तो 5 रुपए हैं और बाकी सभी 50 ग्राम के लिए 3 रुपए हैं। तो 3 चौक 12 और 5 17 रुपए इसके हो गए। 300 ग्राम वाले की बात करें तो सेम 50 ग्राम का एक और 50 ग्राम के 5 बार और उसने पैसे चार्ज किए, यानी 50 ग्राम का 5 रुपए प्लस 3 पंजे 15, भाई 3 रुपए थे ना एक के, तो 15 और 5 20, 20 रुपए ये हो गए। तो टोटल पार्सल का कितना बना, 20 और 12, 20 और 17, 37 रुपए ये हो गए। तो पार्सल के लगे 37 रुपए और लेटर के लगे 12 रुपए। टोटल वेट कितना बना, टोटल रुपए कितने बने, आप बनेगा 37 प्लस 12 बराबर 49। 49 रुपीज़ आपका टोटल यहाँ पर पेड करना होगा उन भाई साहब को। बात क्लियर, समझ में आ गई? कोई कहानी, कोई परेशानी किसी को हो तो मुझे बताए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं आगे सवाल और देखते हैं क्या जवाब मिलता है आपको नए सवाल का। 11 का भी बहुत बढ़िया, आप लोगों ने कोशिश की है सही जवाब देने की। अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक और सवाल आपके सामने रखता हूं, देखूंगा आपका नया सवाल मुझे क्या बताता है और कैसे आप इस सवालों के जवाब मुझे दे पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू वन और देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। ओके, चलिए, बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं चीज़ों को और मैं आपके कमेंट थोड़ा सा नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए उन कमेंट्स को देखने की कोशिश में यहाँ लगातार कर रहा हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, जैसे कि मुझे कमेंट्स आप लोगों के दिख जाएँ। ओके, चलिए, वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको सही कर लेते हैं। ओके, चलिए शुरू हो गई कहानी, देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है अंकों 2 3 4 6 7 8 को 8 को निम्नलिखित स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। तो योग करने पर अधिकतम संभव संख्या कौन सी बनेगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, चाहूंगा जवाब मिले। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या क्या होगी? तो देखिए, इन सवालों को करने का बड़ा आसान तरीका, अब संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा, लिख लिया 2 3 6 और 7 8। तो बस कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, आप इनके अल्टरनेटिव को लिख लो, बस वही सबसे बड़ी संख्या बनेगी। 8 6 3 7 4 2। हालांकि आप इसके और भी फॉर्मेट लिख सकते हैं, आप इसको 862, इसको 743 भी लिख सकते हैं। आप एक और क्रम बना सकते हैं, 843 और
762, तब भी लिख सकते हैं। द लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आर देयर। तो लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप संख्याओं को असेंडिंग ऑलरेडी दी हुई थी, असेंडिंग करिएगा और सिंपल इनको जोड़कर लिख दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। तो ऐसे नहीं कि आप एक ही करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, यू कैन यूज मल्टीपल। ओके, बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल आपके समक्ष लेता हूं और उसका जवाब चाहूंगा आप दें। 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है? 1, 0, 100, 25 या 50? बहुत सिंपल है। जब हम बात करते हैं 50 में एक संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या घटाई जाती है, तो लॉट्स ऑफ वे टू डू दिस क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? 50 में आपने कोई भी संख्या जोड़ी, कोई भी पूर्ण संख्या, आप सभी जानते हैं पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100। तो आपने 50 में कोई भी संख्या जोड़ी, अब इसमें हमने इसको x मान लिया या n मान लिया, चलो n जोड़ देते हैं। फिर 50 में से वही संख्या आपने घटा दी, इन दोनों को जोड़ो तो क्या हुआ? 50 50 100 और माइनस माइनस n, तो 100 बच जाएगा। आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, 50 प्लस 1, 50 माइनस 1, तो 50, 1 51 और 49, जैसा आप चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, आप बाबू कुछ भी कर सकते हैं, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। मैंने कहा ना, ये संख्या सारी पूर्ण है, आप किसी भी संख्या को लेंगे हमेशा टोटल 100 ही आएगा। 50 प्लस 0 और 50 माइनस 0, इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 100 ही आएगा। यानी आप किसी भी संख्या को लेकर करेंगे तो आपका आंसर विल बी 0। कितना? हमेशा 100 ही आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को एक साथ मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या हुआ? इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए गए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? ये आपको जवाब देना है। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सिंपल सवाल था, अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, उसने बोला दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम यानी 5300 2100 ग्राम किशमिश, 2200 ग्राम काजू को एक साथ मिला दिया। कितना बना? 0 0 3 2 5 और 1 6, 5 और 4 9, 9600 ग्राम टोटल मिश्रण बना उन सबका कूट काट के जो आपने निकाला। ओके, अब 960 या 600 ग्राम टोटल वेट था। उसने बोला इसके 2 दर्जन पैकेट बनाए गए। 2 दर्जन का मतलब कितना हुआ? 24। तो 24 का आपने डिवाइड कर दिया, तो 24 चौके 96, 400 ग्राम। तो एक पैकेट का वेट कितना हुआ? दैट इज 400 ग्राम्स। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन। एक बीकर का 3/7 भाग पानी से भरा हुआ है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 6 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? ये सवाल सीटेट में आ चुके हैं 2019 में। देख लेना आप जवाब कैसे देंगे। बहुत बढ़िया सुना, समझते हैं। एक बीकर था, ये रहा बीकर। तो खाली कितना रहा? 4/7। वह 3/7 भरा है तो खाली तो 4/7 ही रह गया ना। यहाँ के ना, आप बताओ, अगर वो भरा हुआ 3/7 है तो खाली 4/7 रहा, 28%। ओके, वेरी गुड। उसने कहा इस खाली वाले भाग में 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये 4/7 पार्ट जो था वो 16 के बराबर है। तो 4 बीकर किसके बराबर? 16। और एक बीकर की धारिता कितनी हो गई? 16 × 7/4, 4 चौक 16, 28 लीटर। ओके, दैट इज 28 लीटर्स बीकर की कंप्लीट
धारिता है, कंप्लीट वेट है 28 लीटर। बहुत बढ़िया जवाब। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। ये रहा। ये सवाल बहुत बच्चों ने गलत किया था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं? एक, बहुत बढ़िया बाबू। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं? 30.5, 3.50, 3.05, 3.055, 3.005। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको दशमलव का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मैं चाय की चुस्की भी लेता रहूंगा और आप लोगों के सवाल भी पूछता रहूंगा। चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। देखो, यहां पर आप सभी जानते, दशमलव के लेफ्ट हैंड में जितनी बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो 3.5 तो हो नहीं सकता पहले, क्योंकि उसने बोला अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू सबसे पहले आएगी, है ना। तो आपने देखा 30.5 सबसे बड़ी संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.5 बड़ी संख्या, ओके। तो देखो यहां तो यही गड़बड़ हो गई, 0.5 पहले आ गया, ये भी गलत हो गया। अब 2 में टक्कर रह गई आपकी, 2 में तो कंपटीशन हुआ। अब यहां पर समझने की कोशिश करना इन दो वैल्यूज पर, क्योंकि 3.050 और 3.055 में कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, क्योंकि वो 50 है, ये 55 है, तो इसलिए ये पहले आएगा। हम जनरली इसको जल्दी से कर देते हैं, जबकि यह गलत है। राइट ऑप्शन डी, सबसे बड़ी संख्या 30.5, उससे छोटी संख्या 3.50, उससे छोटी संख्या 3.055, उससे छोटी संख्या 3.050, उससे छोटी संख्या 3.005 और सबसे छोटी संख्या 0.355। ये तो सभी ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया वंदना जी। राइट ऑप्शन था 4। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 3, 4 और 6 का सार्वगुणज हूं। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं भागवती? वेलकम। गोल्डी सर जी कहाँ गए? अच्छा, शिवम, ओके, शिवम सर आए हैं। ओके 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 ओके, चलिए तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूं। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो 17 क्वेश्चन आपके सामने है। क्या हाल है? ओ आज यही हैं, क्या हाल चाल है? गोल्डी सर, चलिए हमारे गोल्डी सर आए हैं, बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मैं तो नहीं पढ़ाता, यही हैं जो काफ़ी कुछ बच्चों को बहुत प्रेम भाव इनको मिल रहा है। चलिए समझते हैं। तो गोल्डी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का। तो मैं कौन सी संख्या हूं? अब देखो यहां पर इस तरह के सवाल जब आपके सामने आते हैं तो ये बाई ऑप्शन बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। देखो सम तो सारी ही है, ये है ना, सम तो सारी ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूं। ये 56 को छोड़कर सारे ही हैं। अब क्या करें? तो अब तो हमें फैक्टर करने पड़ेंगे और हमें फैक्टर करके देखने पड़ेंगे किसके 9 फैक्टर हैं। तो मैंने पहले 24 को उठाया और फैक्टर करने का तरीका समझो। ऐसे मत गिनना कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। अब स्टार्टिंग से करो और एंड से उसको फिनिश करो। जैसे 24 अगर 1 से कटेगा तो 24 में इसके गुणा हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 12 बार जाएगा, 3 से कटेगा तो 8 बार जाएगा, 4 से कटेगा तो 6 बार जाएगा। इससे क्या फ़ायदा मिला? आप फ्रंट एंड से चल रहे हैं और बैक एंड से भी चल रहे हैं, तो अब आपके पास कोई शब्द नहीं बचे। टोटल 8 फैक्टर हैं। उसने बोला 9, तो ये तो नहीं होगी। 36 की बात करते हैं तो 1 गुणा 36, 2 से डिवाइड करते हैं तो 18, 3 से डिवाइड करते हैं तो 12, 4 से डिवाइड करते हैं तो 9, 6 से डिवाइड करते हैं तो 6। तो कितने फैक्टर बने? 2, 4, 6, 8। इसको 10 मत गिन देना, क्योंकि 6 2 बार रिपीट हुआ है तो फैक्टर तो एक बार ही माना जाएगा ना। तो कितने हुए? 8 + 1 9, यानी 36 वो नंबर है जो इन सभी प्रॉपर्टीज को, सभी बातों को फुलफिल करता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? वेरी नाइस। आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट।
आशा के घर में खर्च में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह में सोमवार को 60 रुपए, बुधवार को 100 रुपए और शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है। आपको बताना है कि वो 6,480 रुपए का मोबाइल खरीदने के लिए उसे कितने सप्ताह बचत करनी पड़ेगी, ये सवाल है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो यहां पर आप लोगों के जवाब मुझे मिलने लगे हैं, देखते हैं। ओके, देखो समझने की कोशिश करना। वो आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह में सोमवार को 60 रुपए, 100 रुपए शुक्रवार को, 80 रुपए, 80, ठीक है। अब टोटल कितने कमाए उसने, बचाए कितने, 240, और 60 रुपए कर दिए खर्च, तो 180 रुपए ही तो बचे। सॉरी, 180 रुपए उसने बचाए। हाँ जी, सही बात है ना, 180 रुपए उसने बचाए। यानी अब एक हफ्ते में उसको 180 रुपए बचे और 6,480 रुपए का मोबाइल खरीदना चाहती है। एक हफ्ते में 180 रुपए बचाती है, तो 18×3 = 54 और 18×6 = 108। तो कितने हफ्ते लगेंगे, 36। 40 क्यों आएंगे, कहाँ है आप लोगों का भी माइंड। हाँ जी, बात समझ में आ गई। तो राइट ऑप्शन है 36। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं आपके समक्ष। वन मोर क्वेश्चन 19। निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों रेखाएं हैं। अब इस सवाल को करते समय एक चीज का याद रखिएगा, जब क्षैतिज और सममिति रेखाओं के बारे में बात होती है तो चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। क्या बात होती है, तो पहले समझ लो ये सममिति रेखा होती क्या है। इसको लाइन ऑफ सिमिट्री बोलते हैं। जनरली ये दो फॉर्मेट में पाई जाती हैं। नंबर एक फॉर्मेट होता है जिसको आप बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और एक क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जनरली अल्फाबेट में ये दो ही होती हैं, या तो हॉरिजॉन्टल होगी या फिर वर्टिकल होगी। हम दो ही कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सवाल सीटेट में पूछा गया, बहुत बच्चों ने गलती की। तो पहले सममिति का मतलब समझ लो, लाइन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग समझ लो क्या होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग होता है कि जब आप एक ऐसी रेखा जो किसी भी आकृति को मध्य से डिवाइड करती है और उसको दो बराबर भागों में तोड़ती है, और इस तरह से तोड़ती है इन दोनों भागों को अगर इकट्ठा किया जाए, ओवरलैप किया जाए, तो वो एक दूसरे के पूर्णतः एक दूसरे को कवर करेंगे। मतलब ओवरलैप नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे पूर्णतः। उसी को बोला जाता है सममिति रेखा। जनरली ये ज्यामितीय आकृति में भी पाई जाती है और जनरली ये अल्फाबेट में भी पाई जाती है। तो हम अल्फाबेट की अगर बात करते हैं तो समझने की कोशिश करिएगा। सी, अगर हम दो लाइन डालें ऐसे, तो सी को देखो ऐसे काटने पर वो दो भागों में बराबर बराबर नहीं दिखता, गलत है ना, ऐसे नहीं होगा। हाँ, अगर हम बात करते हैं इसकी ऐसे, तो देखो ऐसे काटने से दो भागों में टूटेगी और इसको कवर भी करेंगे तो कवर अप हो जाएगा। यानी आपने क्या समझा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है जिसको आप क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज है। वाई में भी एक है जो वर्टिकल है, ए में भी एक है जो वर्टिकल है, लेकिन ये एक्स ऐसा सिंबल है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन भी आएगी और वर्टिकल भी आएगी, यानी क्षैतिज भी आएगी, ऊर्ध्वाधर भी आएगी। अब देखो, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से ऐसे काट दूं तो दो भाग टूटेंगे, इसको ऐसे काट दूं यहाँ से भी दो भाग टूटेंगे, बराबर बराबर, यानी एक्स में वो लाइन दोनों होती हैं। अच्छा, मैं जनरल कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप उसका जवाब देना चाहें तो। ठीक है, देंगे? ओके, क्या सब तैयार हैं, सब जवाब देंगे। ओके, समझिएगा। अगर मैं जवाब की बात करता हूं तो मुझे एक बात बताइएगा, एक चतुर्भुज से मैं स्टार्ट करता हूं, त्रिभुज से। ओके, एक समबाहु त्रिभुज में कितनी होनी चाहिए, समबाहु, समद्विबाहु जिसको आप आइसोस्केल बोलते हैं, और विषमबाहु।
ऐसे ही आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम बोलते हैं, समचतुर्भुज जिसको आप रोम्बस बोलते हैं, या फिर समलंब चतुर्भुज जिसको आप ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये हमने कई बार देखे होंगे। तो इनमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि इनमें किसमें कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं एक बार कि इन सब में कितनी कितनी सममिति रेखाएं पाई जाती हैं। ओके, अगर मैं विषमबाहु त्रिभुज की बात करता हूं तो इसमें सममिति रेखाएं 3 होती हैं। ऐसे होता है समबाहु जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु की बात करता हूं, इसमें एक सममिति रेखा होती है, विषमबाहु में एक भी नहीं होती। आयत की हम बात करते हैं, आयत में होती हैं 2, वर्ग में होती हैं 4, समांतर में होती है 0, एक सममिति एक भी लाइन नहीं होती, लाइन ऑफ सिमेट्री। समचतुर्भुज में 2 होती हैं, समलंब चतुर्भुज में 1 होती है। तो इस तरह से सममिति रेखाएं सब में पाई जाती है। इसका डिटेल सेशन में आपको किस दिन पढ़ा दूंगा, मैं पॉलीगन किस दिन पढ़ाऊंगा और पॉलीगन में ये सब चीजें आपको समझाऊंगा। ओके, तो आप समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा आंसर कि हाउ टू कैलकुलेट लाइन ऑफ सिमेट्री इन डिफरेंट शेप्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स इन डिफरेंट पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स। ओके, तो ये छोटा सा एक चार्ट मैंने बना दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या मिलता है मुझे जवाब आपका। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? 3, 2, 3, 4। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? तो लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं वर्ग की भुजा दोगुनी, एक ही वर्ग है, इसमें वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा दुगनी कर दी जाए यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? ओके, अब देखते हैं। ये 10 था, ये 20 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, 10 था तो इसका परिमाप बोला है कितना होगा? परिमाप क्या होता है? 4 है, दैट इज 4 इंटू 10, 40। इसको देखते हैं, 20 की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 20, 80। कितने गुना हो गया? 80 में आपने 40 का डिवाइड कर दिया, 2 गुना। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? इज इट ओके? डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी नहीं, समान कैसे रहेगा? 20 का 2, दैट इज बी ऑप्शन, 2 गुना। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। 72 गुणा 28 इज इक्वल टू 36 गुणा 4 गुणा एक्स, रिक्त स्थान की संख्या क्या है? तो देखते हैं, अगर हम 72 इंटू 28 की बात करते हैं, 36 इंटू 4 इंटू वाट, यहां पर क्या आएगा? तो पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओके, तो आपने x का वैल्यू निकाला, 72 मल्टीप्लाई बाय 28 अपॉन 14। x इज इक्वल टू 14। ओके, x इज इक्वल टू 14। इज इट क्लियर? कोई एनी प्रॉब्लम? तो यानी आपको क्या करना है, इस 14 के बारे में जानकारी देनी है। क्या 14 7 का गुणज है? बिल्कुल सही बात है। क्या ये एक अभाज्य संख्या है? आपने कहा नहीं, ये प्राइम नंबर थोड़ी है 14, ये तो
कंपोजिट नंबर, ये तो गलत हो गया। 10 से कम है, आपने कहा 10 से कम है, तो बोले बिल्कुल गलत है। आपने कहा डी एक सम संख्या, बिल्कुल सही है। क्या 56 का गुणनखंड है? 14 चौके 56, बिल्कुल सही बात है। यानी इस संख्या को जो आपने प्राप्त किया है वो इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको चीजें समझ में आती हैं। 7 ए ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन, ये ऑप्शन सही मिले आपको, यानी ए डी ई, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तो 22 का 2 भी आपको समझ में आ गया। इज इट ओके? वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आपको जवाब देना है इसका विदाउट फियर। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना को समझाने के लिए अध्यापक को कौन सा उचित अनुक्रम अनुसरण करने की आवश्यकता है? 1, चतुर्थांश के प्रतीक को शामपट पर लिखना। 2, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना। 3, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो यहां पर ऑप्शन 3 दिए गए हैं, उनको किस तरह से वो लगाएगा ये आपको बताना है। टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट, दैट इज 1/4, what appropriate sequence does the teacher need to follow? A, writing the fourth quarter symbols on the blackboard, take solid material and divide into the quartiles, display images showing quadrant। तो शायद मैंने आपको बताया था एक थ्योरी, दैट इज ELPS थ्योरी। अकॉर्डिंग टू ELPS इट मीन्स इमेज एक्सपीरियंस। बच्चा यहाँ पर अनुभव करता है किसी चीज का छूकर अमूर्त रूप से, यानी मूर्त चीजों के साथ अनुभव करना, दैट इज एक्सपीरियंस। L मीन्स लैंग्वेज, यानी भाषा का प्रयोग करना सीखता है। फिर आते हैं पिक्चर्स, जिसको बोलते हैं आप पिक्चर, जिसको बोलते हैं आप चित्रों का प्रयोग करना शुरू करता है। और बाद में आते हैं सिंबल, जिनको आप बोलते हैं संकेत, इसका सबसे लास्ट में। तो ये 4 स्टेप में बच्चा अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है, और इन 4 स्टेप में आप डेवलप कैसे करता देखते हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहला ठोस पदार्थ यानी एक्सपीरियंस, मूर्त चीजों को लेकर करते हैं, यानी बी पहले नंबर पर आना चाहिए। उसने कहा उसके बाद भाषा, भाषा तो इसमें कहीं यूज ही नहीं की उसने कहा दैट इज चित्र, चित्र देखता है, तो बी के बाद सी, और उसके बाद संकेत लास्ट में ए। तो एक स्टेप इसमें दिया नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जो दिया उसके आधार पर हम लगा देंगे। तो यानी BCA इसका सही क्रम होगा। ELPS याद रहेगा, इसको याद करना। जब भी क्वेश्चन में फंस जाओ तो आप हमेशा, बच्चा जब अपना विकास करता है किसी चीज को पढ़ने का, इस तरह से संकल्पना को, तो वो ELPS के थ्रू करता है। हाँ, ELPS दैट इज एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन को क्रम में लगाने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। होप सो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इन सवालों के क्रम को मैनेज करने में। आगे बढ़ें। ओके, ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी, क्वेश्चन आपके सामने है। कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणा 25
ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका 24 का। समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। एक छात्र कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणा 25 का गुणनखंड इस प्रकार किया। कैसे किया? 16 गुणा 25 बराबर 8 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। फिर उसने 8 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 कर दिया। उसके बाद 40 गुणा 10 और 400 लिख दिया। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया? अब देखो, ये मैंने नियम आपको समझाए हुए हैं। पुनरावृत्ति योग का मतलब होता है जब बालक एक ही संख्या को बार बार रिपीट करके समझता है, उसको पुनरावृत्ति योग बोलते हैं। तो बालक ने ऐसा तो किया नहीं। बात करते हैं प्रतिलोम गुणन सिद्धांत। प्रतिलोम को बोलते हैं इनवर्स मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जो कि उसने नहीं किया है। इनवर्स लो थोड़ी लगाया उसने। इनवर्स तो ये कहता है कि भाई ए गुणा ए का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होनी चाहिए, जिसको आप ई भी बोलते हैं। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। हाँ, इन दोनों में से कोई एक हो सकता था। वो क्या, उसको मैं समझा देता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। वितरण नियम क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ऐसे आप करते हैं। या फिर ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। हालांकि ये वाला नियम हम डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, तो हम इसी नियम को यहाँ पर फॉलो करते हैं। इस नियम की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इस नियम को यूज करने के लिए बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारे नियम। इस नियम को यूज करने का नियम क्या है कि यहाँ पर आप दोनों ही ऑपरेटर का यूज एक साथ करते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई। इस चीज का हमेशा दिमाग में ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा समझ में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। यानी आप एक ही सवाल में, एक ही लाइन में यूज करते समय आप जब दोनों ऑपरेटर का यूज करते हैं तो यू आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नहीं वितरण नियम। लेकिन अगर आप ए सेम सिंबल का प्रयोग करते हैं, एक सिंबल सेम, जैसे यहां उसने किया 8 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, सारे सिंबल मल्टीप्लाई किए ना, बस उसने स्थान बदल दिया। और जैसे वो स्थान बदलता है तो उसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। लेकिन याद रखिएगा, क्रम विनिमय नियम की हम बात करें जिसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। क्रम विनिमय नियम हमेशा सिर्फ दो वस्तुओं पर लागू होता है, दो संख्याओं पर लागू होता है। लेकिन यहां तो संख्याएं ज्यादा हैं, तो जैसे ही संख्या 2 से ज्यादा होती हैं तो वही क्रम विनिमय नियम आपका सहचार्य नियम बन जाता है। याद रहेगा? तो ये सही जवाब कौन सा था? सहचार्य नियम। यानी नंबर ऑफ वेरिएबल 2 से ज्यादा हो, संख्याएं 2 से ज्यादा हो और उनमें एक ही ऑपरेटर का यूज किया गया और स्थान बदल रहे हो, उसी को सहचार्य नियम कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नियमों को भी आपको पढ़ा दूं एक दिन, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको इसी नियम समझ नहीं आते हैं, तो मैं उनको भी आपको एक क्लास में लेकर समझा दूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। समावेशित विद्यालयों में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करोगे? देखते कैसे पूरा करोगे आप। उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, या फिर शिक्षण अधिगम को वैकल्पिक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। हाउ विल यू मीट द नीड ऑफ विजुअली impaired स्टूडेंट्स इन योर क्लास इन एन इंक्लूसिव स्कूल्स। ये क्लास का टाइम डेली 5 बजे है, ठीक है। आज 2 घंटे का सेशन था इसलिए 4 बजे लिया गया है। तो शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों का, साधनों का प्रयोग करके किसका? तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप दृष्टिबाधित की बात करते तो उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर नहीं, कि आपकी क्लास में कोई विजुअल हैंडीकैप्ड बच्चा है तो आप उसे किसी विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, नहीं। छात्रों की आवश्यकता समावेशी का मतलब होता है सभी को समान शिक्षा, एक जैसी शिक्षा। तो अतिरिक्त समय देकर नहीं, हाँ आप उन बच्चों को शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली, जैसे वो देख नहीं सकते तो उन्हें ब्रेल लिपि की बात कर सकते हैं। ब्रेल लिपि जानते हैं ना? ब्रेल लिपि के बारे में सबको पता है ना? बेसिकली ब्रेल, जो लुई ब्रेल थे, उन्होंने इस ब्रेल लिपि को बनाया था और 3 वर्ष की उम्र में ही उनकी आंखें चली गई थी, लेकिन पढ़ने में उनका बहुत इंटरेस्ट था। तो उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ा और उन्होंने एक ऐसी लिपि का निर्माण किया जिसको उनके जैसे बच्चे पढ़ सकते थे, उनके जैसे विद्यार्थी उनको समझ सकते थे। उसी लिपि का नाम, उनके नाम पर लुई ब्रेल लिपि पड़ा, जिसमें टोटल मिलाकर के 6 डॉट्स का यूज किया जाता है। इन्हीं 6 डॉट्स से सारी लिपि को बनाया गया है।
ठीक है ना। तो आप एक इंस्पिरेशन भी मिलती है ऐसे लोगों से जो इस तरह के काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखते हैं। संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इनमें ए सही है, बी गलत है। ए और बी दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों ही गलत हैं। ए सही है और बी गलत है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करना चाहेंगे? तो सवाल बड़ा ही आसान सा है, सवाल बड़ा ही अच्छा सा है। देखते हैं क्या होता है। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना। तो लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। देखिए, पहले मैं समझा दूं। संख्या एक अंक है, एक नंबर है जिसको आप पढ़ते हैं। जैसे आपने लिखा 20, 22, 28, ये सब संख्याएं हैं। अब संख्याओं को प्रदर्शित करने का तरीका, प्रदर्शित रूप में लिखना, प्रदर्शित करने का तरीका संख्यांक कहलाता है। संख्या, जैसे आप एक संख्या को कितनी तरीके से प्रदर्शित करके दूसरों को समझा सकते हैं, बस वही है संख्यांक। जैसे आपने लिखा, मैं आपको बताता हूं 28, तो आप इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं? 28 ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको 28 भी लिख सकते हैं, है ना। आप इसको 10, 20, 25, 28 भी लिख सकते हैं। आप इसको 2 दाई और 8 इकाई भी लिख सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप इन संख्याओं को कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप एक संख्या को बहुत सारे संख्यांकों के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये जो प्रदर्शन किया जाता है इसी को बोलते हैं संख्यांक। तो संख्या को प्रदर्शित करने का जो लेटर है, जो वर्ड है, उसको बोलते हैं संख्यांक। और एक संख्या को बहुत सारे संख्यांकों से प्रदर्शित किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, क्लियर है? एकदम सही जवाब है आपका। एक और सवाल। संख्या में कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? इनमें से कौन सा मैथमेटिक प्रोसेस नहीं है? कंठस्थ करना, आकलन करना, पक्षांतरण करना या मानस दर्शन। इनमें से कौन सा गणितीय प्रक्रम का भाग नहीं माना जाता है? कंठस्थ, आकलन, पक्षांतरण या मानस दर्शन। तो यहां पर तो जवाब बहुत तेजी से आएगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों का, क्योंकि गणितीय प्रक्रम नहीं है, दैट इज कंठस्थ करना। आप सभी जानते हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग याद करना तो पापी है। पापी 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 छू लो, गाना सुना था मैंने, वो कंठस्थ करने के लिए ही है। तो कंठस्थ करना गलत बात है। आप बच्चों को संकल्पनात्मक ज्ञान देकर समझाते हैं, ना कि उनको कंठस्थ करके। आकलन करना एकदम सही बात है, पक्षांतरण करना सही बात है, और मानस दर्शन को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, या इसको आप विजुअलाइजेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन भी मानस दर्शन का ही भाग है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बहुत ही खूबसूरती से। तो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इनिशियल नंबर कंसेप्ट? हाँ, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारने का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इनिशियल नंबर कंसेप्ट? संरक्षण, मापन, वर्गीकरण या वर्ग समावेश। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। देखिए, यहां पर एक वर्ड लिखा है मापन, एक लिखा है संरक्षण। हालांकि ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में 2019 से पहले। वहां उसका जवाब कंजर्वेशन था, संरक्षण था। इसको कंजर्वेशन बोलते हैं, वहां उसका जवाब कंजर्वेशन था, है ना। तो कंजर्वेशन की अगर मैं बात करता हूं, संरक्षण की अगर मैं बात करता हूं, तो कंजर्वेशन की बात को समझिएगा ध्यान से। डी नहीं है, गलत दिया है बबूल आपने जवाब। तो संरक्षण क्यों था? क्योंकि वहां मापन नहीं दिया था। तो मापन जो है ना, वो संख्या संबंधित संकल्पना से कोरिलेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मापन कक्षा 3 में पढ़ाया जाता है। मापन कक्षा 3 में आता है, क्योंकि मेजरमेंट आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर, मिलीमीटर सेंटीमीटर चेंज करना, जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो कक्षा 3 में पढ़ाई जाती हैं। जबकि संरक्षण मींस कंजर्वेशन आपको कक्षा 2 में बता दिया था कि 2 × 3 = 3 × 2 होता है।
बात समझ में आ रही है? तो ये कंजर्वेशन होता अगर यह मापन नहीं होता, क्योंकि मापन और भी लेट में आता है, इसलिए इसका सही जवाब हमने मापन किया। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, और क्लास इंक्लूजन का मतलब होता है वर्ग में समावेश करना। यानी अगर कक्षा 1 के बच्चे हैं तो आप उनको एक वर्ग में समावेशित करके गिनती को सिखाते हैं। जैसे कि आप स्कूल में देखते हैं ना, ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप में लर्निंग कराते हैं, एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर, शाम को पूरे गांव में पता लग जाता है, पूरे शहर में पता लग जाता है गिनती बोली जा रही है, पहाड़े बोले जा रहे हैं, सुना होगा ना। तो इसलिए वर्ग समावेश भी संकल्पना से संबंधित होता है, लेकिन मापन जो है वो इसमें बिलोंग नहीं करता। मेजरमेंट इज नॉट रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ इनिशियल नंबर कंसेप्ट। ओके, एक और सवाल, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़ो। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? दूसरा, एक 9,950 रुपए वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद 1,375 रुपए की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, दोनों ही योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं, दोनों ही योग की संवर्धन क्षमता संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ए योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, या फिर ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, समुच्चय को बोलते हैं एग्रीगेशन और संवर्धन को बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो ये एग्रीगेशन को सेट भी बोलते हैं। अब समझो सवाल क्या है। तो यहां पर मिल रहा है आपका जवाब ए, बी और सी। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल में समझाना चाहूंगा, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। डिटेल जानकारी में समझने की कोशिश करिएगा इस सवाल का मीनिंग और जवाब क्या था। ओके, देखते हैं। पहले अब इन दोनों वर्ड के मीनिंग समझो होते क्या है। अगर मैं एग्रीगेशन की बात करता हूं, समुच्चयन की बात करता हूं, तो समुच्चयन का मतलब होता है जब एक ही प्रकृति के, एक ही तरह के, एक ही क्वालिटी के, एक ही फीचर्स की चीजों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो प्रकृति समुच्चयन कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा, मेरी माताएं बहनें घर में होती हैं, चूड़ियों का सेट, सेट ऑफ बैंगल्स, आपने देखा होगा सोफा सेट, डिनर सेट, उसमें सारे बर्तन एक ही क्वालिटी के, एक ही फैब्रिक के, एक ही कलर के होते हैं। उसमें 4 कटोरी, 5 कटोरी, 8 चम्मच, प्लेट, वो सब एक ही कलर के, एक ही फैब्रिक के होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि उस डिनर सेट में 4 कटोरी नीली, 5 कटोरी पीली, 2 प्लेट काली और 1 प्लेट नीली, ऐसा तो नहीं होता ना, है ना। बात समझ में आ गई? ऐसा तो नहीं होता ना। तो यानी समुच्चयन का मतलब होता है जब एक ही क्वालिटी की चीजों को, एक ही फीचर या एक ही जैसी चीजों को इकट्ठा कर दिया जाए, उसी को समुच्चयन बोलते हैं। शुक्रिया आकांक्षा आपका। तो यहां पर क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, एक टोकरी में 15 संतरे थे, 17 संतरे और डाल दिए, तो टोकरी में संतरों में संतरे मिलाए। और मैंने क्या बताया, जब एक ही जैसी प्रॉपर्टी की चीज को आप मिलाते हैं, संतरों में संतरों का मिलान, तो क्या होता है, तो होता है समुच्चयन, क्योंकि संतरे ही संतरे मिलाए गए। तो समुच्चयन समझ में आया। तो समुच्चयन तो ये हुआ। अब बात करते हैं एक्सपेंशन की। क्या होता है एक्सपेंशन? संवर्धन का मतलब बढ़ जाना, वृद्धि हो जाना। अब उसमें सिंपल लिखा है भाई, एक 9,950 रुपए का मोबाइल था, उस मोबाइल में बजट में 1,375 रुपए की और वृद्धि हो गई, यानी उसकी कीमत में बढ़ गए। तो जब इंडिविजुअल चीज, किसी चीज का इंक्रीमेंट इंडिविजुअल चीज में होता है, उस मोबाइल के बारे में बात हुई, उस मोबाइल की कीमत 9,950 रुपए से बढ़कर 1,375 रुपए बढ़कर और बढ़ गई, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संवर्धन, इसको बोलते हैं वृद्धि, इसको वृद्धिकारी भी बोल देते हैं एक बार हिंदी में। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। बात समझ में आई? तो यही कहता है ऑप्शन नंबर बी। तो अब समझ में आया। तो ए योग की समुच्चय संरचना को और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। इज इट क्लियर नाउ? अब तो नहीं भूलोगे ना समुच्चय, और ये सब मैं बढ़ाता हूं आपको, समुच्चयन, संवर्धन, ये सब मैं आपको अपने सेशंस में पढ़ाता रहता हूं, तो उन सेशन को जरूर देखा करें। थोड़े से सवाल अब दूसरे वाले पेपर के आ जाते हैं, और ये सवाल कुछ इस तरह से हैं। देखता हूं इन सवालों के जवाब भी क्या मिलते हैं। ये सीटेट का दूसरा पेपर शुरू हो गया। यहाँ पर 3 ब्रांड हैं, ए, बी तथा सी के पेन क्रम से 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध हैं।
यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के समान पेन समान संख्या में लेने हैं तो खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब देखो इस सवाल का मतलब क्या है, पहले ऐसे सवालों का मीनिंग समझना, मतलब क्या कहना चाहता है। 3 ब्रांड थे जहां ABC के पेन थे जिसमें 10, 12 और 24 पेन पैकेट में उपलब्ध थे। मैं अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं इधर हिंदी वाले सेशन पर। ओके, तो समझने की कोशिश करिएगा अब यहाँ पर। तो आपने क्या देखा, वो कह रहा है मेरे पास A पेन है जिसके एक पैकेट में 10 पेन आते हैं, B है जिसके एक पैकेट में 12 पेन आते हैं, C है जिसके एक पैकेट में 24 पेन आते हैं। तो वो कह रहा है वो कितने पैकेट खरीदे, ये तो नंबर ऑफ पेन इन ए पैकेट, वो कितने पैकेट खरीदे जिससे कि सभी पेन बराबर बराबर संख्या में आ जाए। तो आपने क्या देखा, आप तरीके दो हैं, यानी एक कॉमन नंबर आपको निकालना पड़ेगा। तो आपने 10, 12 और 24 का एलसीएम निकाला तो वो 120 आया, यानी उन पेनों की संख्या 120 हो सकती है ना। अब क्या देखें, अगर आप पेन की संख्या की बात करते हैं तो A में आते हैं 10, B में आते हैं 12, C में आते हैं 24। अगर 120 पेन, देखो 10 में 10 की गुणा करेंगे 120 तो नहीं आ रहा, गलत हो गया। 10 में 5 की गुणा करेंगे तो 50 आएगा, भी 120 नहीं आ रहा। 10 में फिर 10 की गुणा करेंगे तब भी 120 नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसमें 10 की गुणा करता हूँ, इसमें 12 की और इसमें 24 की, तो क्या देखा आपने, 10 गुणा 12 120 पेन, 12 गुणा 10 120 पेन और 24 गुणा 5 120 पेन, यानी ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट होगा, जिससे कि वो सारे पेन 120 पेन परचेज कर पाएगा। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, इट्स कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो इस सवाल को भी समझ लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये एक वर्ग है, जिसको 4 भागों में काटा गया है ना। गुड इवनिंग, कैसी हैं भाव्या जीत। अब देखो ये 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की लेंथ थी, जब उसको 4 बराबर वृत्त बनाए गए तो 2-2 सेंटीमीटर का बन गया ना ऐसे, यानी जितने भी वर्ग निकले, एक छोटे वर्ग जो आपने इसमें से काट कर निकाला, इसकी भुजा कितनी बनी, आपने कहा 2 गुणा 2 है ना, 2 गुणा 2 बना ना, तो कितना हुआ 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान सवाल था, और आप लोगों ने 32 का भी गलत देकर गलत ऑप्शन को चूज कर लिया है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए मैंने इसका चित्र करके बताया। हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली दिमाग में लगाते 4 सेंटीमीटर का 4 वर्ग में काटना, तो 1 का 1 हो गया और 1 का स्क्वायर 1, हम सीधा आंसर 1 दे देते हैं, जो गलती करते हैं, यही तो गलती हुई। तो राइट ऑप्शन क्या है, ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं आपके समक्ष। वन मोर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन चारों में से कौन सा सवाल का जो लिखा है ऑप्शन वो गलत है, यानी सही नहीं कहा तो गलत कौन सा है, इनमें से ही आपको बताना है। वो मैं अभी बताता हूं, अभी बैक करता हूं, थोड़ा सा रुकिएगा, पहले इसको देख लेते हैं फिर उमा का सवाल समझाते हैं। तो यहां पर देखिएगा, अगर मैं नीचे से चलता हूं, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या, बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि 2, 3, 5 और 7 4 ही संख्याएं हैं जो 2 अंक 1 अंक वाली हैं, सही बात है। अभाज्य संख्याओं केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो 2 के भी 2 फैक्टर, 3 के भी, एक वो और एक स्वयं और एक वो 1, सही बात है। ये भी संख्याएं अनेक हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो कितनी भी जहां तक गिनती पढ़ोगे वहां तक अभाज्य संख्या निकल आएंगी। उसने बोला सभी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं, तो 4th ऑप्शन पर थोड़ा सा प्रकाश डालो। इस 2 को देखो, 2 तो विषम नहीं होती है, 2 तो इवन नंबर है ना, 2 तो इवन नंबर है।
तो इवन नंबर, ये तो गलत लिख दिया उसने कि सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, दो तो इवन है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि दो इवन नंबर और दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी दो ही है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी दो है। कौन सी? अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो सम है वो दो ही है, क्योंकि दो ही एक सम संख्या है जो प्राइम नंबर के रूप में गिनी जाती है और कोई संख्या नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब। और उमा, इसको समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, समझिएगा। उसने बोला है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसने इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया, उसने 4 वर्गों में बराबर वर्गों में बांटा है, इसको काटकर 4 वर्ग बनाए बराबर, तो इसको बीच में से तो काटोगे, ऐसे 4 बन गए ना वर्ग। भाई ये टोटल 4 था, जब आपको बीच में से काटा 2 2 का नहीं होगा, ये इधर से 4 कटा, ये भी 2 2 का हो गया। तो आपने, उसने बोला इस वर्ग का बताओ जो छोटा वाला है, तो इसकी वजह तो यही है ना, 2 गुणा 2, 4 वर्ग बन गए 2 गुणा 2 के। अभी समझ में आ गया होगा। एक और सवाल, वह संख्या जो 1 से 10 तक दोनों सम्मिलित हैं सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, कौन सी है? इनमें से वो कौन सी संख्या जो 1 से लेकर के से 10 तक की सभी संख्या से विभाज्य, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सब से कटेगी? कौन सी संख्या है वो जो इन सब से कटेगी? तो आपने बोला बिल्कुल कटेगी। जवाब क्या होगा? बिल्कुल देखो भाई, 10 से कट जाएगा, लेकिन 9 से तो नहीं कटेगा ना, 9 से 100 भी नहीं कटता और 9 से 604 भी नहीं कटता, तो ये तो 9 से ही नहीं कट रहा। देखा आपने, ये तो 9 से नहीं कट रहा, मोटी सी बात है। तो एक ही संख्या बचती है 2520 जो सबसे कटेगी। अब चाहे काट के देख लो, तो 3 ऑप्शन गलत हो गए। थैंक यू मैम, है ना? तो आपको समझ में आएगा, दैट इज 10। तो सारी कटने वाली संख्या 3 तो कटी नहीं, एक ही कट रही है, चौथी, वही सही जवाब है। ओके, वन मोर क्वेश्चन। आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और ₹160 का धन है, तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और धन जो टोटल बनेगा वो 160 रुपये है, तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। देखो, आप सभी जानते हैं, अगर मैं सिक्के का मान, जैसे एक 5 रुपए का सिक्का है और सिक्कों की संख्या 10 है, तो गुणा करूंगा तो मुझे रुपए प्राप्त होते हैं। यही तो मतलब होता है कि सिक्के का मान गुणा सिक्कों की संख्या बराबर कुल रुपए आते हैं। ये बात समझ में आई? उसने बोला इस सवाल में कि भाई उसके पास धन कितना 160 रुपए है, सिक्कों की संख्या 25 है। अब सिक्कों की संख्या 25 है, देखें 18 7 25, 10 और 15 25, 15 10 25, 20 और 5 25, यानी तो सारे ही 25 बैठ रहे हैं, यानी इससे काम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या देखा, उसने देखा 5 रुपए 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्रम से बोला गया है, यानी ये तो काम उसने अच्छा दे दिया सवाल में कि अगर मैं बात करूं 5 रुपए और 10 रुपए की, तो पहले सिक्के 5 रुपए हैं, तो 5 रुपए के 18 सिक्के हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 90 रुपए बने इनसे तो। और 7 रुपए के कितने सिक्के? 10 सिक्के हैं, 70 रुपए इससे बने। अगर मैं टोटल जोड़ूं तो 160 आना चाहिए, वही आंसर सही होगा। बिल्कुल सही बात है, ये रहा 160 रुपये। आसान था, तो कुछ नहीं मेहनत करनी है आपको ज़्यादा, बस सवाल को फील करना है और समझना है। यू विल गेट द आंसर इजीली, कोई भी इशू नहीं होगा आपके साथ, ऐसा मैं मानता हूँ। ये मुझे विश्वास भी है कि ऐसा कोई भी इशू आपके सामने नहीं आएगा जब आप सवाल को करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? कोई इशू तो नहीं किसी को भी? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। इवेल्युएट करना है आपको, मान ज्ञात करना है। 17.5 गुणा 3 माइनस 21 डिवाइड बाई 7, ये डिवाइड है, इट्स डिवाइड। -3 गुणा 12.5 इजिकल टू व्हाट? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सिंपल सवाल है, आराम से कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। देखो 17 × 3 = 52.5, जब 3 का डिवाइड किया 27 में, 21 में 7 का भाग के 7 × 3 = 21, माइनस 12 × 3 = 36 और एक 37.5, 37 और 3 40 को दोनों नेगेटिव हैं,
तो 52.5 माइनस का 40.5, 52.5 से 40.5 को घटाया तो कितना बना 12.0 यानी 12। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार पढ़ते रहिए, समझते रहिए, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो यानी आपको क्या मिला, दैट इज 1 to 12 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ए नहीं होगा, उसने इवेल्युएट करने को बोला है, तो ए कैसे दे सकते हैं आप आंसर हैं क्या, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज 12। एक और सवाल आपके सामने ये रहा, एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या का 1/6 भाग है, आधे वृक्ष अशोक की हैं और शेष यूकलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकलिप्टस के कितने वृक्ष हैं। हाँ बी अब सही बताया। अब देखो सवाल को समझने की कोशिश करना, एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या का 1/6 भाग है, यानी 1/6 कुल के नीम के हैं, आधे वृक्ष अशोक के हैं, शेष बचे हुए यूकलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, अब देखो नीम के वृक्ष कितने थे 1/6 थे, तो 1/6 किसके बराबर 5 के बराबर, तो कुल पेड़ कितने बने 6 × 5 = 30, तो कुल पेड़ों की संख्या हो गई 30। ठीक है, उसने कहा आधे वृक्ष अशोक के थे, तो 30 में से आधे हो गए अशोक के, यानी 15 पेड़ हो गए अशोक के, 15 अशोक के थे, 5 नीम के ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो 30 में से 20 निकाले तो कितने बचे, शेष कितने बचे 10 पेड़, और वो शेष क्या हैं यूकलिप्टस के हैं। तो 10 पेड़ आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, 10 पेड़ यूकलिप्टस के होंगे। इज इट क्लियर नाउ, बात समझ में आ गई। कोई मेरा साथी जिसको समझ में ना आई हो तो मुझे बता दे एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर है, यस, is it clear now, having any issue, so please let me know. Okay, okay, let's see. Okay, okay, let's see. Okay, तो what will be your answer? क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन तो ओके, मैं इसको जूम कर दूंगा अगली बार, अभी समझ में आया। एक सवाल और, एक रेलगाड़ी 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त 8:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय क्या है, 36 घंटे 15 मिनट, 38 घंटे 45 मिनट, 39 घंटे 45 मिनट, 40 घंटे 15 मिनट। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, तो लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। समझते हैं सवाल का मीनिंग, देखो समझ लो। 29 अगस्त को चली, 29 अगस्त को वो चलती है 2019 को, चली कितने बजे 16:30 पर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने बोला 31 अगस्त को पहुंची 2019 को, कितने बजे 8:45। इसके बीच में 30 अगस्त, यानी 30 अगस्त का जो समय था, रात को 24 से लेकर के अगले रात 24 तक, यानी 24 घंटे इसने अपने टोटल लिए होंगे। यानी इस 4:30 यानी 16:30 से यहां तक का टाइम और इस 24 से यहां तक का टाइम और निकाल लो, सबको ऐड कर दो। यानी आपने 24 में से 16:30 को बाहर निकाला
तो आपने क्या पाया, 30 यहाँ पर, 23 में से 16 गए तो 7 घंटे 30 मिनट, तो उसे 30 तारीख तक लगे रात को पहुंचने में, यानी 29 तारीख को रात को 24 बजे 12 बजे तक 7.5 घंटे, और 8 घंटे 45 मिनट ये लगे, 8 7 15, 16 घंटे 15 मिनट, और 24 घंटे ये लीजिए 30 तारीख में वो चला, तो 16 15 और जोड़ दो इसमें, तो क्या मिलेगा आपने कहा 24 और 16 40 घंटे 15 मिनट का टोटल टाइम उसने यहाँ पर लिया। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई मेरे साथी जिसको बात समझ में ना आई हो तो वो अपनी क्वेरी उठा सकता है, सवाल को समझ सकता है। इज इट ओके? आगे बढ़ जाऊं, एक और सवाल ले लूं फिर तो सब तैयार हैं? ओके, ऑल ऑफ यू आर रेडी। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। ये रहा आपका सवाल, निम्नलिखित में से किसको लंबाइयों के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया, ये आपको बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में की बात कर रहे हैं, घटते क्रम की हम बात कर रहे हैं, तो ये घटते क्रम की हम बात करें तो क्या आप बताएंगे जवाब? तो देखते हैं क्या जवाब मिलता है आप लोगों का और कैसे आप सवाल को करते हैं हल। लेट्स सी।